नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डी में। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर सीटेट ऑनलाइन एग्जाम 2022-23 के लिए गणित शिक्षण शास्त्र से संबंधित यहाँ पर 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, प्रश्न यहाँ पर आपके लिए जो सीटेट एग्जाम रहेगी निश्चित रूप से उसके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और कीजिए अपना आकलन इन गणित शिक्षण शास्त्र के प्रश्न से। दोस्तों, यहाँ पर आपको वैसे तो गणित शिक्षण शास्त्र के जो 15 प्रश्न है वो यहाँ पर पूछे जाते हैं जब आपका पेपर फर्स्ट होता है। उसमें 15 अंक का संख्यात्मक गणित और 15 अंक के गणित शिक्षण शास्त्र के। तो यहाँ पर एक वीडियो में आपको 30 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इन प्रश्नों की और देखते हैं यहाँ पर प्रश्न को। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गणित जो पहला प्रश्न है, कक्षा 5 के गणित अध्यापक श्रीमान जेकब ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित 2 शाब्दिक समस्याएं दी। अब उन्होंने 2 शाब्दिक समस्याएं किस प्रकार की दी कि 15 संतरों को कमल 3 बराबर पंक्तियों में रखना चाहता है, उसे एक पंक्ति में कितने संतरे रखने होंगे। दूसरी यहाँ पर है 15 संतरों को कमल पंक्तियों में इस तरह रखना चाहता है ताकि प्रत्येक पंक्ति में 5 संतरे हो, तो वह कुल ऐसी कितनी पंक्तियां बना सकता है। दी गई स्थिति के अनुसार कौन सा कथन यहाँ पर सत्य रहेगा। तो कथन यहाँ पर नीचे हैं, ये 2 शाब्दिक समस्याएं शिक्षक ने बच्चों के सामने यहाँ पर रख दी। देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो 2 समान शाब्दिक समस्याओं को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों को हल करने के लिए भाग करने की आवश्यकता है। या दूसरा है, यहाँ पर अध्यापक को भाग की संरचना के अंतर्गत आने वाली विभिन्न शाब्दिक समस्याओं के प्रारूप और उप प्रारूप की स्पष्टता है, और दोनों समस्याएं भाग संरचना के अंतर्गत बराबर विभाजन पर आधारित है। या फोर्थ है, अध्यापक विद्यार्थी को 3 और 5 की गुणन सारणी या पहाड़े सिखाना या याद करवाना यहाँ पर चाहते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर जो दी गई स्थितियां हैं उनके अनुसार सत्य कथन को इसमें पहचानना है, और यहाँ पर सत्य कथन जो रहेगा वो रहेगा अध्यापक को भाग संरचना के अंतर्गत आने वाली विभिन्न शाब्दिक समस्याओं के प्रारूप और उप प्रारूप की स्पष्टता शिक्षक को यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकेंड होगा वो यहाँ पर इस स्थिति के अनुसार सत्य कथन होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, निम्न में से क्या बुनियादी संख्यात्मक कौशल वृद्धि के लिए सुझावित शिक्षा शास्त्रीय रणनीति नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर बुनियादी संख्यात्मक कौशल में हम वृद्धि की बात कर रहे हैं और इसके लिए सुझावित शिक्षा शास्त्रीय रणनीति जो नहीं होगी, हस्त कौशल सामग्री का उपयोग, संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग, कविता कहानी खेलों का उपयोग या मातृभाषा में निर्देश देना। तो देखिए यदि हम यहाँ पर बात करें तो जो दूसरा विकल्प है जिसमें संख्यात्मक प्रश्नों के उपयोग को ही सिर्फ बताया गया है, तो यहाँ पर ये एक सुझावित शिक्षा शास्त्रीय रणनीति के अंतर्गत नहीं आएगी। बाकी अन्य तीनों यदि देखें तो ये हमारे तीनों ही यहाँ पर जो पहला, तीसरा और चौथा विकल्प है ये सुझावित शिक्षा शास्त्रीय रणनीति के अंतर्गत आती है, जहां पर हम बुनियादी संख्यात्मक कौशल में वृद्धि की बात करते हैं, है ना, कि बच्चों को हस्त कौशल सामग्री के माध्यम से भी संख्यात्मक कौशल, सिर्फ संख्यात्मक प्रश्न का यदि हम उपयोग करवाएंगे तो बच्चे उतना दक्ष उस कौशल में नहीं हो पाते हैं जब तक उनको व्यावहारिक रूप से इस प्रकार की सामग्री के उपयोग के माध्यम से नहीं सिखाया जाता। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को आकृतियों की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्न में से अत्यधिक उपयुक्त क्रियाकलाप को पहचानिए। तो देखिए यहाँ पर बच्चों को हम आकृति की अवधारणा का परिचय देने के लिए उपयुक्त क्रियाकलाप का चयन करेंगे। तो यहाँ पर है, बच्चों को अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तु पदार्थों से संबंधित अनुभवों को साझा करने का अवसर दिया जाए। दूसरा है, छात्रों को एक चार्ट पर विभिन्न आकृतियों को चित्र दिखाया जाए। थर्ड है, शिक्षकों को विभिन्न आकृतियों का चित्र श्याम पट पर बना करके एक एक करके उनका परिचय देना चाहिए। और फोर्थ है, बच्चों को विभिन्न आकृतियों की परिभाषा दी जाए। तो देखिए यदि हम देखें तो जब बच्चे अपने चारों ओर की विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उनसे संबंधित अनुभवों को साझा करेंगे तो निश्चित रूप से हम बच्चों को आकृतियों की अवधारणा का परिचय देने के लिए उपयुक्त क्रियाकलाप को यहाँ पर अपना सकते हैं। और जब बच्चे विभिन्न प्रकार की आकृति वस्तुओं के अनुभव अपने साझा करेंगे तो हम बच्चों को यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो आकृतियां होती है उनके बारे में उनको एक जो प्राथमिक परिचय है वो करवा सकते हैं। आगे अगला प्रश्न आता है, इनमें से कौन सा सोपान चरण समस्या समाधान में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर है, अविवेकी अविवेचित कलन विधि का विकास करना, योजना का प्रतिपादन करना या उत्तर परिणाम को प्रतिपादित करना, समस्या का स्पष्टीकरण करना। तो देखिए जो समस्या सोपान या चरण समस्या समाधान में शामिल नहीं होगा वो होगा
अविवेकी अविवेचित कलन विधि का विकास करना, ये हमारे सोपान चरण समस्या समाधान है उनमें ये शामिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर होगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। अगला प्रश्न आता है, राधा के पास 450 रुपए हैं और सीना के पास 550 रुपए हैं। सीना के पास राधा की अपेक्षा कितना धन अधिक है? शिक्षक इस प्रकार के प्रश्न करते हैं। एक बच्चे को उपरोक्त शाब्दिक समस्या को हल करने के लिए कहा गया तो बच्चे ने 450 प्लस 550 विधि से हल करता है। और इस प्रकार के उत्तर का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? मतलब बच्चे को जब यहाँ पर पूछा गया कि कितना धन उसके पास अधिक है, तो बच्चा यहाँ पर दोनों को जोड़ के माध्यम से हल करने का प्रयास करता है। तो बच्चे के पढ़ने में कौशल की कमी है, या फिर है बच्चा समझता है कि 550 रुपए में से 450 रुपए को नहीं घटाया जा सकता, या बच्चा संख्याओं के योग की कलन विधि को नहीं जानता है, बच्चे ने अधिक शब्द को योग से संबोधित किया है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बच्चे ने जो अधिक शब्द को योग से संबोधित उसने किया है। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है, स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तुत करने से पूर्व छात्रों को मूर्त सामग्री से गिनती और समूहीकरण क्रियाकलाप कराने चाहिए। इस प्रकार के क्रियाकलाप का प्रयोजन क्या होता है? तो देखिए, जब छात्रों को हम स्थानीय मानों की अवधारणा प्रस्तुत कर रहे हैं और बच्चों को हम मूर्त सामग्री से गिनती और समूहीकरण के लिए क्रियाकलाप को अपनाते हैं, तो क्या ये छात्रों के उत्तम प्रेरक कौशल में सुधार करेगा या दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के समूह बनाने में सहायता करेगा? थर्ड है, यह दी गई सामग्री की आकृतियों को पहचानने में सहायता करता है? या फोर्थ है, यह स्थानीय मान प्रणाली में समूहीकरण और विनिमय को समझने में मदद करता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ये स्थानीय मान प्रणाली में समूहीकरण और विनिमय को समझने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा वो यहाँ पर इस क्रियाकलाप का प्रयोजन रहेगा। आगे अगला प्रश्न आता है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है और यह योग का रिक्त स्थान कहलाता है। तो देखिए, जब दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है तो ये क्या कहलाएगा? क्रम विनिमय गुण, संवरक गुण, या फिर तत्समक गुण, या फिर योज्य योगात्मक गुण। तो यहाँ पर ये कहलाता है संवरक गुण। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा ये हमारा इसमें उत्तर होगा, क्योंकि जब हम किन्हीं भी दो पूर्णांक संख्याएं जो होती है उनका योग किया जाता है और पूर्णांकों का जोड़ हमेशा पूर्णांक ही पैदा करता है, तो ये जो गुण होता है ये संवरक गुण कहलाता है। अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति के अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पद संपूर्ण चिंतन है, क्योंकि यह आकृतियों के विश्लेषण और दृश्यीकरण कौशल विकसित करने के लिए आधार है, या फिर यह बच्चे की ज्यामिति आकृतियों के नाम स्मरण करने में सहायता करता है, या थर्ड है, ये बच्चों के ज्यामिति में अच्छे अंक लाने में सहायता करेगा, और फोर्थ है, ये 10 ग्राम पहेलियों को हल करने में किसी बच्चे की सहायता करता है। तो देखिए, जो संपूर्ण चिंतन है ये प्रथम पद है, महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि ये आकृतियों के विश्लेषण और दृश्यीकरण कौशल को विकसित करने का आधार है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, एक अध्यापिका अपने छात्रों को कोई भी 4 अंक का उपयोग करके एक 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए कहती है, बशर्ते उसमें 5 को इकाई के अंक के स्थान पर नियत करना होगा। तो देखिए, ये जो प्रश्न है, जब हम कोई भी 4 अंक का उपयोग कर रहे हैं और एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को बनाने के लिए कहते हैं, तो उसमें एक शर्त भी यहाँ पर लगा दी है शिक्षिका ने कि 5 जो है वो सिर्फ इकाई का अंक पर रहेगा। तो ये उदाहरण कौन सा है? विवरांत प्रश्न का, नियतकालिक प्रश्न का, प्रासंगिक प्रश्न का, या निबंधात्मक प्रश्न का? तो यहाँ पर ये उदाहरण रहेगा नियतकालिक प्रश्न का, और नियतकालिक का मतलब जिसका निश्चित उत्तर होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर उत्तर बन जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सा अति उत्तम उपयुक्त रहेगा? तो देखिए, हम यहाँ पर दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए, बच्चों को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर किन का उपयोग करेंगे? 10 ग्राम, डेंस ब्लॉक, या ग्रिड पेपर, ग्राफ पेपर, संख्या सारणी। तो हम यहाँ पर ग्रिड पेपर या ग्राफ पेपर का उपयोग करेंगे बच्चों को दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व कराने के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आता है, गणित से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन उचित है? गणितीय समस्याओं को प्रश्न को हल निर्धारित पाठ्य पुस्तकों में दी गई कलन विधियों के द्वारा करना चाहिए। बी है, गणित केवल संख्याओं और संख्या की अवधारणाओं के बारे में। सी है, गणित प्रश्नों समस्याओं का हल आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। क्या यहाँ पर ए सही है, बी सही है, केवल सी सही है, या ए और सी सही है? तो देखिए, यदि हम देखें यहाँ पर, तो गणित से संबंधित जो कथन उचित है
वो यहाँ पर रहेगा केवल सी वाला, यानी कि गणित के प्रश्न समस्याओं को हल और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पर थर्ड वाला, ये हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है, एक बस संख्या 405 स्थान ए से बी के बीच चलती है और ऊपर दिए गए कथन में किस प्रकार की संख्याओं के चित्रण का उपयोग किया गया है? प्रेक्षित, क्रम सूचक, गणन या फिर नामिक या अंकित संख्या। तो यहाँ पर नामिक या अंकित संख्याओं का उपयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए उत्तर। आगे अगला प्रश्न आता है, अशुद्धियां अधिगम का एक आवश्यक अंग होती हैं क्योंकि यह है। असत्य है क्योंकि यह दर्शाता है कि छात्रों का प्रदर्शन प्रत्याशित नहीं है। सत्य है क्योंकि शिक्षक और छात्र दोनों के लिए अवसर उपलब्ध कराता है, वे अपनी अशुद्धियों का विश्लेषण करें और उनको प्रभावपूर्वक रूप से संबोधित करें। सत्य है क्योंकि यह दर्शाता है छात्र अधिगम नहीं करते हैं क्योंकि गणित अध्यापक कुशल नहीं है। और फोर्थ है, असत्य है क्योंकि अधिगम में विशुद्धता चाहिए। तो यहां पर हम कह सकते हैं सत्य है क्योंकि ये शिक्षक और छात्र दोनों के लिए ही अवसर उपलब्ध कराती है। त्रुटियां, ये अपनी अशुद्धियों का विश्लेषण करे, उनको प्रभावपूर्वक रूप से संबोधित करे। ऑप्शन सेकेंड होगा यहाँ पर उत्तर। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि अशुद्धियां अधिगम का एक आवश्यक अंग मानी जाती है। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित अधिगम के लिए निम्न में से कौन सा उच्चतर उद्देश्य यहाँ पर रहेगा? गणित की समस्या हल करने में बच्चों को प्रवीण बनाना, उन्हें रोजगार वाले वयस्क बनाना जो देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना योगदान दें, बच्चों के मस्तिष्क का गणितीकरण करने के लिए उसके आंतरिक संसाधनों का विकास करना, और फोर्थ बच्चों में प्रतिमानों और संख्याओं के ज्ञान को विकसित करना। तो देखिए यहाँ पर हम राष्ट्रीय रूपरेखा की जो पाठ्यचर्या है 2005 उसके अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि गणित का यहाँ पर उद्देश्य कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा बच्चे के मस्तिष्क का गणितीकरण करने के लिए उसके आंतरिक संसाधनों का विकास करना। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। आगे अगला प्रश्न आता है, एक व्यक्ति कहता है कि गणित में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अच्छी होती है। इस दावे के लिए उसे निम्न में से कौन से आंकड़े सहायक होंगे? समुदाय के अनेक व्यक्तियों की राय लेना, एक कक्षा में परीक्षा लेना और लड़के लड़कियों के द्वारा प्राप्तांकों की तुलना करना, घर और विद्यालय में उसके पूर्व अनुभव, या फिर जेंडर, गणित के क्षेत्र में विविध शोध और अध्ययन की आवश्यकता शिक्षक को है। तो यहाँ पर बिल्कुल जेंडर और गणित के क्षेत्र में विविध शोध और अध्ययन की आवश्यकता, आंकड़े, इनसे संबंधित आंकड़े यहाँ पर सहायक रहेंगे शिक्षक के लिए। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर होगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है, जीन पियाजे के द्वारा दिए गए ज्ञान के क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? संख्याएं भौतिक ज्ञान में आती है और क्योंकि बच्चे संख्याओं को वस्तुओं की गणना से संबंधित करके सीखते हैं। संख्याएं सामाजिक परंपरागत ज्ञान में आती है क्योंकि इन्हें वास्तविक दुनिया के अनुभव से सीखते हैं। और थर्ड है, संख्या तर्क संगत गणितीय ज्ञान में आती है क्योंकि वे संबंध जिनकी रचना बच्चा मन में करता है। फोर्थ है, संख्याएं सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान में आती है क्योंकि प्रत्येक संस्कृति में संख्याओं को अलग अलग तरीके से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संख्याएं जो होती है तर्क संगत गणितीय ज्ञान के अंतर्गत आती हैं क्योंकि संख्याएं वे संबंध है जिनकी रचना बच्चा मन में करता है। ऑप्शन थर्ड जो होगा वो कथन यहाँ पर हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न भुजाओं के माप वाले वर्गों के कटआउट देती है और उनको ग्राफ पेपर पर वर्गों को रेखांकित वर्ग खानों को गिनने के लिए भी कहती है। साथ ही छात्रों के द्वारा उनके द्वारा रेखांकित जो किए गए खानों की संख्याओं और भुजाओं की लंबाई के बीच संबंध को स्थापित करने के लिए कहती है। तो यहाँ पर निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि का उपयोग अध्यापिका ने किया है? आगमनात्मक विधि, व्याख्यान, निगमनात्मक या फिर प्रयोगात्मक विधि का? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षिका ने यहाँ पर आगमनात्मक विधि का प्रयोग इसमें किया है। ऑप्शन फर्स्ट है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गणित के शिक्षण और अधिगम में प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? प्रौद्योगिकी का उपयोग गणित के अध्यापक के महत्व को कम कर देता है, या प्रौद्योगिकी गणित नहीं बल्कि यह केवल गणित को हल करने की एक विधि है। प्रौद्योगिकी के प्रयोग के कारण छात्र पर्याप्त प्रश्नों का अभ्यास नहीं करेंगे और प्रौद्योगिकी के उपयोग से गणित में अन्वेषण और खोज का क्षेत्र कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी गणित नहीं है, यह केवल गणित को हल करने की एक विधि मात्र है। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा वो इसमें हमारा उत्तर होगा। आगे प्रश्न आता है, एक प्राथमिक कक्षा के गणित अध्यापक ने योग पर आधारित निम्न दो प्रश्न श्यामपट्ट पर लिखे। एक थैले में 11 गेंदे हैं और दूसरे में 14 गेंदे हैं, कुल मिलाकर कितनी गेंदे हुए? दूसरा है यहाँ पर, एक खिलौना कार का मूल्य 245 रुपए है, यदि
मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि हो जाए तो खिलौना कार का नया मूल्य क्या होगा। इस प्रकार कथनों में से कौन सा कथन उपरोक्त दो शाब्दिक प्रश्नों के पूछे जाने के उद्देश्य को प्रदर्शित यहाँ पर करता है। तो यदि हम देखें तो यहाँ पर कौन सा कथन इनके उद्देश्यों को पूरा करेगा। छात्र गणितीय योग रचना को समझने और योग की अवधारणा का उपयोग करने पर विभिन्न परिस्थितियों में पहचानने में सक्षम होने चाहिए। या छात्र योग और व्यवकलन के शाब्दिक प्रश्नों के बीच अंतर करना सीखते हैं। योग पर दी गई केवल दो परिस्थितियां ही प्राथमिक स्तर पर योग की संरचना पढ़ाने के लिए पर्याप्त है। या फिर दिए गए शाब्दिक प्रश्नों का लक्ष्य केवल शाब्दिक प्रश्नों में विविधता का योगदान देना है। तो देखिए यहां पर हम कह सकते हैं छात्र गणितीय योग की रचना को समझने में योग की अवधारणा का विभिन्न परिस्थितियों में पहचानने में सक्षम होने चाहिए। और पहला ही जो विकल्प होगा वो इसमें हमारा यहाँ पर उत्तर बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 का विचार है कि विद्यालय में गणित उस स्थिति में होता है जहां पर छात्र प्रश्नों का हल पेपर पेंसिल तकनीक से करने में सक्षम है। सूत्रों और कार्यविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए छात्र गणित पढ़ रहे हैं। थर्ड है, छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभव के भाग जैसा देखते हैं और वे अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल करते हैं। फोर्थ है, गणित की परीक्षा में छात्र सफलतापूर्वक प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभवों के भाग जैसा देखते हैं और वे अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल भी करते हैं। थर्ड विकल्प जो होगा ये हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे अगला प्रश्न आता है, गणितीय खेल और पहेलियां सहायता करती है। गणित और रोजमर्रा के विवेचन में संबंध स्थापित करने में बच्चों को गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास सक्षम करते हैं। अध्यापक का कार्य कम करने और प्रश्नों को श्याम पट पर हल करने की एक रास्ता को समाप्त करने, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने। सही विकल्प का यहाँ पर करना है हमें चयन और इसके लिए यहाँ पर विकल्प दे रहे हैं हमारे 2 और 4 के रूप में, 1 2 के रूप में, 2 और 3 के रूप में या फिर 1 2 3 के रूप में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जिसमें पहला और दूसरा जो है वो हमारा यहाँ पर उत्तर रहेगा। यानी कि गणितीय खेल और पहेलियां जो है वो सहायता करेंगी फर्स्ट और सेकेंड में, जहां पर गणित रोजमर्रा के विवेचन में संबंध स्थापित करने और प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में सक्षम करने में। तो पहला दूसरा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है, एक प्राथमिक स्तर पर पैटर्न प्रतिमान एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है क्योंकि पैटर्न दिखने में आकर्षक होते हैं। पैटर्न को बनाए रखने के लिए विविध सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। पैटर्न अनेक प्रकार के बनाए जा सकते हैं। पैटर्न अधिगमकर्ताओं में बीजगणितीय आधारभूत अवधारणाओं को विकसित करते हैं। तो देखिए जो पैटर्न होते हैं ये गणितीय एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है क्योंकि पैटर्न जो होते हैं ये अधिगमकर्ताओं में बीजगणित की आधारभूत अवधारणाओं को विकसित करते हैं। और फोर्थ विकल्प जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आता है, गणित कि शिक्षक ने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न लिखा। बड़ी और सबसे छोटी 4 अंक वाली संख्या बनाने के लिए कोई भी 4 अंक का अलग अलग उपयोग करो, परंतु शर्त यह है कि अंक 6 सदैव इकाई के स्थान पर होना चाहिए। उपरोक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर यह खुले सिरे वाला प्रश्न यानी कि मुक्त अंत वाला प्रश्न है। प्रश्न को हल करने के लिए दिए गए आंकड़े अपर्याप्त हैं। प्रश्न का एक अनन्य उत्तर है जिस पर पहुंचने के लिए तर्क संगत चिंतन की आवश्यकता है। या इस प्रकार के प्रश्न कक्षा में पूछने से बचना चाहिए क्योंकि इनका हल करने में अधिक समय नष्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का एक अनन्य उत्तर है जिस पर पहुंचने के लिए तर्क संगत चिंतन की आवश्यकता यहाँ पर लगेगी। ऑप्शन थर्ड होगा उत्तर। आगे देखें तो यहाँ पर छात्रों द्वारा दैनंदिन जर्नल लिखना गणित के मूल्यांकन के एक उपकरण की तरह है जो केंद्रित है। छात्रों को प्रोत्साहित करने पर कि वे गणित शिक्षण और अधिगम से संबंधित समस्याओं को प्रतिबिंबित करें। कक्षा में छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं को संबोधित करने में, छात्रों को गणितीय भाषा को सुधारने, छात्रों को प्रश्न हल करने के कौशल सुधारने पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल छात्रों को प्रोत्साहित करने कि वे गणित के शिक्षण और अधिगम से संबंधित समस्याओं को प्रतिबिंबित करें। ये यहाँ पर दैनंदिन लिखना जो रहेगा ये केंद्रित रहेगा इस पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर उत्तर होगा। आगे अगला प्रश्न आता है, एक प्रारंभिक विद्यालय के गणित के अध्यापक ने निर्णय किया कि ज्यामितीय आकृतियों पर एक इकाई योजना बनाएगा। उसने निम्न प्रत्याशित अधिगम परिणाम लिखे।
विविध आकृतियों को पहचानना, विविध आकृतियों के बीच अंतर बताना, आकृतियों की भुजाओं और कोणों के शीर्ष को पहचानना। निम्नलिखित में से वैन हेले के ज्यामिति चिंतन के कौन से स्तर पर वह छात्र का आकलन करेगा? तो देखिए, निगमनात्मक स्तर, स्वयं सिद्धि या दृश्यीकरण या विश्लेषण स्तर। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि विश्लेषण स्तर पर शिक्षक यहां पर छात्रों का आकलन करेंगे। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संख्या बोध, 10 तक की जो संख्याएं का विकास करने के लिए अंतिम चरण है? संख्याओं के क्रम का अधिगम, संख्याओं को पढ़ने का लिखने का अधिगम, संख्याओं को उनके नाम के साथ गणना करने का अधिगम, और एक दी गई संख्या के पहले बाद में क्या आता है का अधिगम। तो देखिए, यहां पर हम कह सकते हैं कि ये संख्याओं को पढ़ने लिखने का अधिगम जो होगा वो उसका अंतिम चरण रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा यहां पर उत्तर। अगला प्रश्न आता है, एक शिक्षक ने बच्चों को निम्न अधिन्यास दिया। तुम्हारा मित्र कक्षा में अनुपस्थित था और उसका क्षेत्र और परिमापों पाठ पीछे छूट गया। उसे यह एक पत्र व्याख्या करते हुए लिखो कि दोनों में क्या अंतर है, और आप चित्रों का उपयोग भी इसमें कर सकते हैं। गणित में इस प्रकार का कार्य देने का प्रयोजन क्या है? पढ़ाई गई अवधारणा के बारे में बच्चों की समझ को जानना, अनुपस्थित विद्यार्थी को उसके छूटे हुए कार्य के लिए सहायता देना, या छात्रों को यह सिखाना कि पत्र कैसे लिखा जाता है, और छात्रों के गणितीय संचारण में वृद्धि करना। तो देखिए, यहाँ पर यदि इसके लिए उत्तर को देखें तो पहला दूसरा है, दूसरा तीसरा है, पहला चौथा है, और यहाँ पर तीसरा चौथा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो हमारा सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें पहले और चौथे कथन की बात की गई, यानी कि ये बच्चे को पढ़ाई गई अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ को जानना और साथ ही साथ छात्रों में गणितीय संचारण में वृद्धि करना, ये यहाँ पर इस प्रकार की जो प्रयोजन रहेंगे, यानी कि जो प्रोजेक्ट बच्चों को दिए जाते हैं, तो ये उनका उद्देश्य यहाँ पर इस प्रकार का रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर 3rd विकल्प इसमें हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर व्यवकलन एक समस्या 400 - 45 के सामने रखने पर एक विद्यार्थी ने कहा कि यदि वह 40 होता तो उत्तर 60 होता, परंतु यहाँ 45 है तो इसलिए 55, 155, 255, 355 होगा। इसलिए उसने कहा कि 400 - 45 355 होगा। और विद्यार्थी के द्वारा प्रयुक्त युक्ति निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, बच्चे ने कितने आसानी से यहाँ पर उत्तर को जो है निकाला, यानी उसने कहा कि यदि 45 की जगह पे 40 होता तो उत्तर 60 होता। तो बच्चा यहाँ पर सीधे सीधे राउंड फिगर में जोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो उसने जोड़ा है 55, 155, 255, 355, है ना, और इस प्रकार से वो उत्तर पर पहुंच गया। तो यहाँ पर ये युक्ति गलत है, क्योंकि ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए केवल मानक व्यवकलन विधि, कलन विधि वांछनीय है। यह औपचारिक कलन विधि है और विद्यार्थी की गणितीय सोच को, प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करेगी, या फिर व्यवकलन पर आधारित इस समस्या को हल करने के लिए इस युक्ति का उपयोग करने पर विद्यार्थी को 0 अंक मिलेंगे, या समस्या हल करने की हिट एंड ट्रायल विधि जो तात्कालिक और अनुमान लगाने की प्रयास या युक्ति रहेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह एक औपचारिक कलन विधि है और विद्यार्थी की गणितीय सोच प्रक्रिया को ये प्रतिबिंबित करती है। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर होगा उत्तर। आगे देखिए, निहाल को गणित की एक परीक्षा में 78 परसेंटाइल अंक मिले हैं। निम्न में से किस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है? मानदंड संदर्भित परीक्षण, मानक संदर्भित परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, या अभिक्षमता परीक्षण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक मानक संदर्भित परीक्षण रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, त्रिआयामी आकृतियों के संकल्पनात्मक विकास को दर्शाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों का क्रम दिया गया है। ये आकृतियां एक यादृच्छिक क्रम में है। दो आकृतियों की तुलना करना और पहचानना कि उनमें क्या समानताएं असमानताएं हैं। खेलने वाली चिकनी मिट्टी से त्रिआयामी आकृतियों की रचना करना या जाल के प्रयोग से आकृति बनाना। ज्यामितीय उपकरणों जैसे कि प्रकार रेखनी, रूलर के प्रयोग से आकृतियों की रचना करना। तो यहाँ पर देखिए, ये आकृतियां यादृच्छिक क्रम में है। तो यहाँ पर हम इनका एक क्रम देखेंगे कि कौन सा क्रम पहले यहाँ पर आना चाहिए और कौन सा उसके बाद। तो यहाँ पर हम सीधे उत्तर की बात करते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो क्रम रहेगा वो रहेगा दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा क्रम। तो देखिए, ये दूसरा जो है ये पहला हो जाता है, इसके बाद में जो पहला है वो आपका दूसरा हो जाता है, इसके बाद में तीसरा तीसरा ही है और चौथा चौथा ही है। अब इनको यदि पढ़ के देखें तो खेलने वाली चिकनी मिट्टी से त्रिआयामी आकृति की रचना करना,
फिर दो आकृति की तुलना करना, पहचानना कि उनमें क्या समानताएं हैं। फिर जाल के प्रयोग से आकृतियां बनाना और फिर ज्यामितीय उपकरण से आकृति बनाना। इस प्रकार का क्रम हमारा यहाँ पर बन जाएगा इस प्रश्न में त्रिआयामी आकृतियों के संकल्पनात्मक विकास को दर्शाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आज के जो प्रश्न थे ये हमारे समाप्त होते हैं, 30 प्रश्न। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।